हेलो गाइज, टीचिंग एक्सपर्ट राकेश सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं प्रतिदिन एनसीईआरटी बुक सीरीज कर रहा हूं, जिसमें मैंने ज्योग्राफी से आरंभ किया। भूगोल में छठी क्लास को मैंने समाप्त कर दिया और 7वीं कक्षा का जो भूगोल का पाठ्य पुस्तक है उसमें मैं आज क्लास 7 के चैप्टर 5 पार्ट 1 इसको 2 पार्ट में करूंगा और उस चैप्टर का नाम है चैप्टर 5 जल, वाटर। जल ही जीवन है और बिना जल के जीवन संभव नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो आगे आने वाला समय है वह जल की त्रासदी को झेलेगा, जो पेयजल के संकट है उसको झेलेगा। और किसी एक विद्वान ने तो यहाँ तक कहा है कि अगली लड़ाई जो होगी, दुनिया की अगली लड़ाई जिसे विश्व युद्ध आप कहते हैं, वह जल के लिए होगा। यानी जल हमारे लिए प्रमुख है, हमारे जीवन को के संचालन के लिए, हमारे जीवन को जीने के लिए प्रमुख है। जिस तरह से ऑक्सीजन, जिस तरह से वायु, प्राणवायु के बिना हम नहीं जी सकते, वैसे ही जल के बिना भी जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। तो जल को हम जानेंगे, जल के जो एस्पेक्ट्स हैं उसको जानने के लिए हमें जो है जल के स्रोत और उससे संबंधित घटनाएं, परिघटनाओं को जानना होगा। तो सबसे पहले हम जाने, या इस पार्ट में हम जानेंगे कि जल चक्र क्या होता है। जल चक्र के अलावे जानेंगे कि जो लवणीय और अलवणीय, लवणीय का मतलब जो खारे पानी के जल स्रोत हैं, और जो मीठे पानी के जल स्रोत हैं जिसको अलवणीय आप कहेंगे, उनका जो प्रतिशत है, उनका जो हिस्सा है, रेशियो है, प्रोपोर्शंस है, उसके बारे में समझेंगे। इसके बाद हम समुद्र के बारे में बात करेंगे। तो समुद्र के तरंगों की बात करेंगे। आपको पता होगा कि समुद्र का जल जो है कभी स्थिर नहीं होता और उसमें हमेशा गति होती रहती है। आपको पता ही होगा वह गति कैसे होता है। जब आप समुद्र किनारे जाएंगे तो देखेंगे कि लहरें इस तरह से उठती हैं। दूसरा आप देखेंगे ज्वार भाटा के समय में, आप सुने होंगे ज्वार भाटा के समय में जो है जल ऊपर उठता है फिर नीचे गिरता है। तो इस तरह से वहां गतियां होती रहती हैं और उस गति को भी हम समझेंगे। तो आज इस पार्ट में हम लोग ज्वार भाटा को भी समझेंगे कि किन स्थितियों में ज्वार भाटा कहते किसको है, तरंगे कैसे उठती हैं। तो इस पार्ट में हम लोग 3 प्रमुख हिस्सों को देखेंगे जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं। सबसे पहले जल चक्र, वाटर साइकिल। अगर हम जल चक्र की चर्चा करें तो जल के स्वरूप की भी चर्चा पहले करनी होगी। स्वरूप से मतलब है अवस्था, स्टेट। यानी जल किन किन अवस्थाओं से होकर के गुजरता है। जल जो है जैसे ही आप गर्म करेंगे, इस वाटर को आप गर्म करेंगे, यानी किसी भी सूरत में जब यह गर्म होगी, ऊष्मा प्राप्त होगा, यानी ऊष्मा इस पे सीधा पड़े, इसे ऊष्मा प्राप्त हो, तो वैसी स्थिति में जल जो है वाष्प में बदल जाता है, वेपर में बदल जाता है। और जब वाष्प संघनित होता है, यानी जम जाता है, तो यह जो है फिर से जल की बूंदों में, जल बूंद में वाटर ड्रॉप्स में बदल जाता है। और यह संघनित होकर के अगर बहुत संघनित हो गया तो हिमकण में भी बदल जाता है, आइस पार्टिकल में बदल जाता है। और यही जो है वर्षा जल के रूप में, रेन के रूप में, वर्षा जल के रूप में धरती को प्राप्त होता है। धरती, इस धरती को प्राप्त होता है, इस तरह से प्राप्त होता है। जल जब 0 डिग्री टेम्परेचर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी तापमान घट करके, जहाँ जल है, जल की उपस्थिति है, अगर वहाँ का तापमान घट जाए और 0 डिग्री सेल्सियस आ जाए तो आप समझिए कि जल जो है जम जाएगा। जल जमकर क्या हो जाएगा,
ठोस रूप में बदल जाएगा और यही बर्फ है, यही आइस है। यह जो जल की 3 अवस्थाएं हैं वह जल चक्र के स्वरूप को दिखलाता है। और होता क्या है कि दुनिया में जो जल के स्रोत हैं वह सूर्यातप से, यानी सूर्य से आने वाली जो ऊष्मा है उसको ग्रहण करता है और वाष्प में परिवर्तित होता है। और वह वाष्प, आपको पता होगा कि जब वायु गर्म होती है तो धीरे 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 ऊपर उठती है, और हर एक 165 मीटर की ऊंचाई पे, जैसे ही 165 मीटर पहुंच गया 1 डिग्री टेम्परेचर जो है घट जाता है, माइनस हो जाता है। तो ऊपर जाते जाते है वायु क्या होती है, शीतल हो जाती है, ठंडी हो जाती है। और ठंडी होने से जिस वायु के साथ जो वाटर पार्टिकल्स होता है, जो वेपर के रूप में होता है, वह संघनित हो जाता है। और संघनित होने के बाद जब कंडेंस हो जाता है, तो कंडेंस होने के बाद की स्थिति क्या होती है कि वह वायु उन संघनित जल के बूंदों को ढो नहीं पाती है। तो या तो कहीं टकरा गई तब वर्षा हुआ, या ऊपर गया संवहनी के एकाएक ऊपर उठा, उससे जो वर्षा हो जाता। तो यह जल जो समुद्र से उठा था, सूर्य के प्रकाश से वाष्पन हुई थी, उसके बाद ऊपर उठा और यह जो है वर्षा के रूप में, जलबूंदों के रूप में या हिमकण के रूप में वापस चला आता है। इस तरह जो जल का एक चक्रीय व्यवस्था है, जो प्रक्रिया है, इसी को हम लोग जल चक्र कहते हैं। आइए इसको हम ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन से समझाते हैं। यह जो है समुद्र है, यह समुद्र है। यह जो है पठार मैदान का क्षेत्र है, इसके ऊपर यह जो है पठार का क्षेत्र है। और यह पर्वत की स्थिति। सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, इन किरणों में ताप होता है, हीट होता है, ऊष्मा होती है। और यह जैसे ही समुद्र पर या जल स्रोतों पर यह ऊष्मा आपतित होती है, तो सूर्यातप के प्रभाव के चलते यहां पर जो समुद्र का जल है वह वाष्पीकृत हो जाता है। कैसा होता है, गर्म हो जाता है। सूर्यातप का प्रभाव पड़ा तो यह गर्म हुआ, और गर्म होकर के यह वाष्प रूप में ऊपर उठने लगता है। वाष्प रूप में। वाष्प कैसे, यह जल की जो बूंदें हैं वह वेपर बन जाता है, और वेपर बन करके यह वायु के साथ ऊपर उठने लगता है। और यहां से मैदानी क्षेत्रों से होकर के पहाड़ के साथ साथ ऊपर बढ़ा, या इस तरह से ऊंचाई पे ऊपर बढ़ा। तो जाने के बाद से, चूंकि आपको पता है कि प्रति 165 मीटर पर -1 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो यह संघनित होकर के जो जल की बूंदें हैं, जो वाष्प के रूप में यहाँ थी, यहाँ पर संघनित होकर के यह जो है जल बूंद के रूप में तब्दील हो पाती है। और तब जो है, चूंकि यह भारी हो जाता है, वायु का यहाँ घनत्व तो ज्यादा हो जाता है, जल जो है वाष्प जल बूंद के रूप में तब्दील हो गई है। यहाँ करके यह पहाड़ के सहारे चढ़ रहे थे, तो पहाड़ से टकराए और यहाँ पर वर्षा शुरू हो जाती है। वर्षा होने से यह वर्षा का जल जो है यहां से होते हुए फिर कहां पहुंच जाता है, समुद्र में पहुंच जाता है। तो यहां का जल जो है उठा, इस तरह से वाष्पीकृत हुआ सूर्यातप के प्रभाव से। यहाँ जो है वाष्पीकृत होने के बाद ऊंचाई पे संघनित हुआ, और संघनित होने के बाद जो है फिर से वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में, जल बूंदों के रूप में वर्षा जल के द्वारा फिर से ही समुद्र में पहुंच गया। तो यह जो प्रक्रिया है जल का अपने पुनः जल स्रोत में पहुंच जाना, इसी को हम लोग जल चक्र के नाम से जानते हैं। आप कल्पना कीजिए कि आज जो हमारे यहाँ वर्षा हो रही है, संभव है यह जो जल है, चूंकि जल क्या है, पृथ्वी का अस्थायी स्वरूप है, पृथ्वी पर पाई जाने वाला अस्थायी रूप में पाई जाती है। तो आज जो हमारे यहाँ वर्षा का जल प्राप्त हो रहा है, जिन जलों से बिहार के किसी क्षेत्र में सिंचाई हो रही है, संभव है कि आज के 100 साल पहले
वह किसी अमेजन घाटी के जो है वाष्प के रूप में, वहाँ अमेजन नदी से उठा था वाष्प के रूप में आकर के, और धीरे धीरे वह जल का चक्र जो है भारत में पहुंचा। तो जल का चक्र जो है सतत चलने वाली प्रक्रम है, प्रक्रिया है, जिसमें जल जो है इस रूप में एक साइक्लिक प्रोसेस के तहत समुद्र से जो है फिर समुद्र तक पहुंच जाता है, जिसको मैंने अभी समझाया। इसी को हम लोग जल चक्र कहते हैं। ये आपने देखा कि किस तरह से जो है जल एक चक्रीय प्रवाह में होता है, और दुनिया का जो जल है वह स्थिर है। वह सदियों पूर्व भी जितनी मात्रा में थी आज भी है, बस स्थान का परिवर्तन हो सकता है, वाटर वेपर्स के रूप में, बर्फ के रूप में, सैलाइन वाटर्स के रूप में, लवणीय जल के रूप में, लेकिन वह जल स्थिर है। वह ड्रिंकेबल है कि नहीं, पीने योग्य है कि नहीं, मानवीय उपयोग के है लायक है कि नहीं, यह स्थिति एक अलग बात है। लेकिन दुनिया में जितना जल की मात्रा है वह स्थिर है। यह संभव है कि जलवायु परिवर्तन की स्थिति के चलते जो है जल का जो एक पैटर्न है, वाटर पैटर्न है, चाहे वह वर्षा के रूप में हो या किसी अन्य स्रोत के रूप में, तो उसमें परिवर्तन हो गया। जहां आज नियमित रूप से वर्षा होती थी वहां पर वर्षा अनियमित हो गई है। जिन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती थी वहां वर्षा होने लगी है, जिन क्षेत्रों में वर्षा होती थी वहां नहीं होने लगी है। लेकिन वही मैंने कहा कि आज जो बिहार के खेतों में सिंचित किए जाने के लिए जिस जल का प्रयोग हो रहा है, संभव है कि आज के सैकड़ों साल पहले वह जो है अफ्रीका के किसी नदी का हिस्सा रहा हो। तो आइए अब हम जल के वितरण पर प्रकाश डालते हैं कि कैसे इस धरती पर और फिर उन धरती पर पाए जाने वाले जल में कितना जो है मानव के उपयोग के लायक, यानी लवणीय और अलवणीय जलों में जो विभाजित है जल, सैलाइन और नॉन सैलाइन वाटर्स में जो डिवाइड है, यानी मीठे जल और खारे जल में जो विभाजित है, हम उसकी चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पूरी पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्र को अगर देखें तो उस 100% संपूर्ण क्षेत्र में 71% क्षेत्र पर महासागरों का विस्तार है, यानी जो वाटर मास है वह है, और जो बचा हुआ 29% है, 29% है, वह लैंड मास यानी कॉन्टिनेंट्स के रूप में है। यह पूरे संपूर्ण पृथ्वी की बात की जा रही है, संपूर्ण धरातल की बात की जा रही है, जिसमें 71% महासागरों का विस्तार है और 29% जो है महाद्वीपों का विस्तार है। यानी 71% जो है वाटर मास है और 29% जो है लैंड मास है। अब उस जल में जो जल के वितरण की हम बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर की बात करें, तो जो महासागर में पाए जाने वाले जल हैं वह 97.3% है। इसके अलावे आप अंटार्कटिका से लेकर के पर्वतों पर जो पाए जाने वाले बर्फ हैं, हिमानियों के छत्रक हैं, उसमें 2% जो है जल निहित है। यह जल का ही एक अवस्था है बर्फ। मैंने बताया कि कैसे ठंडा होकर के बर्फ बन जाता है। इसके अलावा अगर भूमिगत जल की बात करें, जो धरती के अंदर पाई जाती है, ये धरती है, इस धरती के अंदर जो पाई जाती है, और इस भूमिगत जल की अगर स्थिति करें जाने तो 0.68% है। और झीलों का जो अलवन जल है, जो मीठा जल है, यह भूमिगत जल भी मीठा होता है और यह भी मानव के उपयोग लायक होता है। थोड़ा खारापन कहीं कहीं किसी जल में होता है, लेकिन अधिकांशतः यह जो है मीठा जल ही है। जो झीलों, स्रोतों, तालाबों, आहर, पोखर इत्यादि में पाए जाने वाले जल है वह 0.009% है। जो स्थल क्षेत्र में पाए जाने वाले समुद्र हैं, जैसे हम कैस्पियन सागर वगैरह की बात करेंगे, और जो नमकीन झीलें जैसे चिल्का झील वगैरह की बात करेंगे, तो उन झीलों की स्थिति में देखेंगे तो जितना झीलों का अलवन जल है, यानी मीठे पानी के जो झील है, उतना ही प्रतिशत इन स्थलीय समुद्र और नमकीन झीलों को मिलाकर के, यानी 0.09% जो है पाई जाती है। वायुमंडल में जो वेपर के रूप में, आर्द्रता के रूप में, जो पवनों के साथ, वायु के साथ, हवाओं के साथ जो जल की मात्रा संवहनीय होती है, जो कि उसके साथ ही कैरी फॉरवर्ड होती है, वह 0.0019% है। नदियों में जो जलवाहित होती है वह 0.001% है। कुल मिलाकर के 100% जो जल है जो कि इस धरती पे उपलब्ध है
वो 100% जल का वितरण इस रूप में पाया जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि जल का वितरण, जल का जो चक्रीय रूप है जिसको आप जो है वाटर साइकिल कहते हैं, और पूरे धरती पर जो पाए जाने वाले जल की मात्रा और भूमि की मात्रा उसके प्रतिशत को हमने देखा। तो आज इतना ही। कल हम समुद्री जो जलधाराएं हैं उसके बारे में बात करेंगे, समुद्री तरंगों की बात करेंगे, ज्वार भाटा की बात करेंगे, इसके अलावा लवणता की बात करेंगे, सैलिनिटी की बात करेंगे, कैसे उसे मापा जाता है, कैसे उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।